नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं हुई कास्तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए 6 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दूं, यूपीएससी ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्टिस का पेड ग्रुप चालू हो रहा है, हो चुका है, चल रहा है। 8564880530 9696060889 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, उसमें इंस्टाग्राम पर हमारा स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है, ये सारे फ्री हैं। टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और ओनली यूपीएससी लिखेंगे तो आपको ये सारे फ्री चैनल मिल जाएंगे, जिसमें कि पेड पीडीएफ भी अब आप लोग को प्रोवाइड करी जाती है। हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज, जो कि मेंस और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, क्या इसके बारे में जानकारी और पूरी डिटेल में समझेंगे। और 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, किससे संबंधित बताइए कमेंट करके तुरंत, जब तक जो है डिटेल में हम लोग आते हैं। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि स्वदेशी विमान वाहक पोत, ठीक है ना, तो मतलब ऐसा नाव जहाज जो है आपका पानी का जहाज जिसपे जो है एयरक्राफ्ट भी उड़ सकते हैं वाला है, क्या चीज़ें हैं देखेंगे। और नेट जीरो जो है, जो कार्बन टारगेट कई लोग रख रहे हैं कि नेट जीरो करना चाहते हैं, वो क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काफ़ी नहीं है, ऐसा किसी एक रिपोर्ट में आया है, जानकारी देखेंगे पूरा। डीप ओशियन मिशन, ठीक, डीप ओशियन मिशन क्या है इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। देखिए, पहला वाला जो हमारा आज का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 में आपका जो है गवर्नेंस में आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब देखिए, ये जो नेशनल रिलीफ फंड है, ठीक, फंड है यानी कि एक समझ लो गुल्लक है जिसमें कि जनता पैसा डालती है, सिर्फ जनता का पैसा रहता है, कोई भी बजट से आवंटन इसमें नहीं किया जाता है, ठीक। और उस जो पैसा आ गया बजट में, ये सॉरी फंड में, गुल्लक में, ये जब जनता इसमें पैसा डालेगी तो उनको कुछ इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, ठीक, तो उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा है इसमें। और साथ ही साथ जब इसके थ्रू जो है किसको पैसा मिलना है, बेनिफिशियरी कौन डिसाइड करेगा, ये प्रधानमंत्री जी डिसाइड करेंगे, ठीक, और प्रधानमंत्री जी फिर उसको जो है अपना पैसा इसमें से निकाल के देंगे। अब ये जो पैसा इसमें से निकाल के दिया जाता है, किन किन कारणों के लिए, किन किन चीज़ों के लिए दिया सकता है। देखिए, शुरुआत में जब ये लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, तब ये लाया गया था कि जब पार्टीशन के बाद जो लोग परेशान हैं तो उनकी मदद करने के लिए लाया गया था, ठीक। लेकिन उसके बाद जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि अभी ये दिया गया है, 2 लाख रुपए दिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो है मध्य प्रदेश में कई लोग को जो है फ्लड और बाढ़ आ गई थी, उनकी डेथ हो गई तो उनको 2 लाख रुपए दिए गए, जिनको इंजरी हो गई उनको 50,000 दिए गए। तो इसी तरीके से जो है कोई जो है आपदा आ गई है तो उसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर खुद ही इसको बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हुए पैसा निकाल के देते हैं इस वाले कोष से। ये है सारी चीज़ें इसके बारे में। 1948 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पाकिस्तान से आए लोग जो है उनको मदद करने के लिए किया गया था। एक सिटी बसाया गया था जो कि आज हरियाणा में फरीदाबाद, पूरा का पूरा शरणार्थी जो लोग आए थे पार्टीशन के बाद उनके लिए बसाया गया था, ठीक। और ये फंड जो है ये पीपल के द्वारा ही मनाया जाता है। नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर जो है, मानवीय मानव के द्वारा जो डिज़ास्टर बनाए जा रहे हैं या फिर प्राकृतिक डिज़ास्टर जो हैं, उन दोनों को कवर करता है। प्राकृतिक डिज़ास्टर जैसे कि आपका फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, मैन मेड हो गया जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, एसिड अटैक हो गया, ठीक, और फिर कोई दंगे वंगे हो गए। इसमें जो है ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा दिया जा सकता है, जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट सर्जरी के लिए भी। इस फंड को जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने पहली बार इसको लाए थे, नेहरू जी, और उसके बाद अभी ये पूरी तरीके से पब्लिक के द्वारा होता है, कोई भी इसमें बजटरी एलोकेशन नहीं होता। ये फंड जो है इनकम टैक्स में भी इसमें कुछ छूट करी जाती है। इसके चेयरमैन आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, इनको हेल्प करते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। और ये फंड जो है कहाँ पे जमा होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में होता है, जैसे कि आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, ये सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनते हैं। शेड्यूल क्यों कमर्शियल बैंक, मतलब वाणिज्यिक बैंक हो गए। ये शेड्यूल इसलिए बोले जाते हैं कि आरबीआई जो एक्ट है उसमें शेड्यूल 2 में जो भी जिनके भी नाम दिए गए हैं,
ठीक, शेड्यूल 2 में जिन बैंक्स के नाम दिए गए उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला जाता है। ये उसी तरीके से जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कि शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक, वैसे ये वाला है। और प्रधानमंत्री खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं। पीएमओ ऑफिस जो होता है प्रधानमंत्री ऑफिस, 1985 से इसका नियंत्रण है आपका PMNRF पर। ठीक, और इसके बाद जो है टैक्स एग्जम्पशन भी होता है, धारा बताई गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 10, सेक्शन 139 और सेक्शन 80G के अंतर्गत जो है पूरी तरीके से इसमें टैक्स पे छूट मिल सकती है। इसी तर्ज पे जो है अभी PM केयर्स फंड भी बनाया गया था, जिससे कोविड से निपटने के लिए और आगे आने वाली ऐसी कोई पैंडेमिक महामारी से निपटने के लिए जो है ये इसमें भी प्रधानमंत्री ही इसमें जो है मेन होते हैं। साथ ही साथ जो है प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ कुछ ट्रस्टी भी होते हैं, जैसे मिनिस्टर जो भी डिफेंस के हैं, मिनिस्टर जो भी होम अफेयर्स के हैं, मिनिस्टर जो भी वित्तीय यानी कि वित्त मंत्रालय के जो भी मिनिस्टर हैं वो सब इसके जो है ट्रस्टी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर्स का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस। ठीक, नागरिकों की जो है सहायता करनी है, रिलीफ उनको दिलाना है इमरजेंसी सिचुएशन में, इसके लिए फंड बनाया गया। कोविड-19 के दौरान के टाइम पे इसे चालू किया गया था और इसमें यही है कि इससे लड़ो, उसको कम करो और इसी तरीके की आगे कोई पैंडेमिक आती तो इसी से पैसा निकाल के दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक खत्म। दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किससे संबंधित है? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ऑफिशियल जो भी लैंग्वेजेस के अंतर्गत डाली जाती है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। 22 जो है लैंग्वेजेस के अंतर्गत हैं। अभी शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी, याद रखना, जब संविधान आया। ठीक, 8 शेड्यूल में सिर्फ 14 लैंग्वेज थी। फिर सिंधी लैंग्वेज आई आपकी, जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 21वां। ठीक, 21st संवैधानिक संशोधन जो किया गया। फिर उसके बाद 71st किया गया संशोधन, उसमें कुछ जोड़ी गई भाषाएं। और फिर जो है जो 21 और 71 जोड़ दो तो 92 हो जाता है। ये ट्रिक है। तो 92 जो संशोधन था संवैधानिक, उसमें भी कुछ जोड़ कर टोटल जो है आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुकी है। अभी जो ये संदर्भ है जिसमें ये न्यूज़ में आया था कि अभी यूनियन मिनिस्टर जो हमारे एजुकेशन के हैं, शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने लोकसभा में बताया क्वेश्चन पे कि भैया कैसे हम प्रमोट कर रहे हैं उन लैंग्वेजेस को जो कि 8th शेड्यूल में हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती हैं। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित हैं जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हैं और इसको जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जब इनैक्ट किया गया था तब इसमें रखा जाता है। इसका मेन मुद्दा वही होता है कि भैया जो भी लैंग्वेजेस के अंतर्गत आती हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को भी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और उन लैंग्वेजेस से जो है हिंदी, इंग्लिश और इन सबको भी बढ़ावा दिया जाता है। मान लीजिए जैसे नेपाली लैंग्वेज में है 22वीं लैंग्वेज, तो उसके थ्रू जो है जब हम मॉडर्न कम्युनिकेशन कोई कर रहे हैं तो नेपाली लैंग्वेज में भी हम उसको जो है बढ़ावा देंगे ताकि उसमें भी आजकल की जो बोलचाल है, जो कम्युनिकेशन है, मॉडर्न में नॉलेज भी उसमें नेपाली में भी प्रोवाइड करी जा सके। आर्टिकल 344 सब क्लॉज 1 और 351 जो है भारतीय संविधान का, वो 8th शेड्यूल में जो हमारी भाषाएं हैं ऑफिशियल लैंग्वेज 22 उनको मान्यता देती है। कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, हो सकता है उसमें वहाँ पे क्वेश्चन बना दे कि कौन कौन सी इसमें से बताइए भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर कौन कौन सी नहीं है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि बताओ कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है या फिर ऑफिशियल और क्लासिकल लैंग्वेज दोनों हैं या फिर क्लासिकल या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज दोनों नहीं है। इस तरीके से कंफ्यूजिंग कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा। आसामीज़, ठीक, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखा है यहाँ पे इंग्लिश वाले में। आसामी, बंगाली, बोडो, ठीक, डोंगरी, गुजराती, हिंदी भी है इसमें, कन्नड़, इंग्लिश नहीं है, ध्यान रखना, राजस्थानी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक, जब ज़्यादा हो जाए तो जो नहीं है वो जो याद रखो। ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मैती आपके मणिपुर में एक ट्राइबल अनुसूचित जनजाति भी है और ये लैंग्वेज भी है। मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। देखो शुरुआत में 14 थी लैंग्वेजेस, 1967 में 21वां संशोधन लाया गया, सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई। फिर 1992 में 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसमें कोंकणी, मणिपुरी या जो है आपकी नेपाली जोड़ा गया। फिर 92 आया, 21, 71 जोड़ो 92 हो जाता है। 2003 में आया, इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखो, इसी तरीके से जो करंट में होता है वहाँ से क्वेश्चन बना लेता है यूपीएससी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जैसे आपने पढ़ा कि जो स्पेलिंग है ओडिया को चेंज करके उड़िया किया गया। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन था? 96।
96 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 का। अब अगर मान लो ये उसने यहाँ पे ये नहीं पूछा, वहाँ पे एग्जाम में कोई स्टेटमेंट दे दिया कि भैया ये बताओ कि किसी लैंग्वेज को का नाम भी अगर चेंज करना है तो क्या संशोधन लाने की ज़रूरत है, तो लोग सोचेंगे यार इसका नाम चेंज करने के लिए संशोधन, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ते समय ध्यान दिया तो वो मना कर देगा, ठीक, तो वहीं पे गलती हो जाती है। अच्छा, 6 लैंग्वेज जो है वो क्लासिकल स्टेटस भी उनको दिया गया है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया को 2014 में, ठीक। तो इस तरीके से आप देखो तो जो नीचे तमिलनाडु तमिल हो गई आपकी, आपका केरला की जो है आपकी मलयालम हो गई, आपका तेलुगु हो गई, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और आपका कन्नड़ हो गई कर्नाटका की, फिर संस्कृत हो गई और उड़िया हो गई। तो ऐसे मैप पे भी आप बना सकते हो। सारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं 6, वो इन 22 लैंग्वेजेस का हिस्सा है, ठीक। तो अगर इस तरीके का भी कोई स्टेटमेंट बने तो आप तो कर लेंगे ना आसानी से। ये वाली बात थी। देखिए, भारत के पास जीएस पेपर 3 में आज जो है इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो है न्यूज़ आई है। स्वदेशी विमान वाहक पोत पे, मतलब ऐसा नेवल जो है मतलब ये क्राफ्ट है, अपना जहाज है, जिसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि हवाई जहाज भी मतलब रहते हैं वहीं से पानी में, आप समुद्र में रहिए और वहीं से जो है उड़ान भर दीजिए, ठीक है। तो इसको जो है इस तरीके से रहता, देखिए इसकी फ़ोटो है। ये युद्ध आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें देखिए ये हेलीकॉप्टर आ रहा है, यहाँ पे कई सारे जो है अच्छा, ये वाला जो है जो स्वदेशी बनाया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ये इंडिजीनियस है, पहली बात तो स्वदेशी, ठीक। इसका नाम है IAC-1 और जिसको वैसे क्या बोला जाएगा, INS विक्रांत। INS विक्रांत जो था वो पहले अभी डिसकमीशन कर दिया गया था 2000 कुछ में अभी, ठीक है। तो अभी उसी फिर से नया बनाया गया है, उसका नाम भी INS विक्रांत ही रखा जाएगा। फाइनल इसके सी ट्रायल चालू हो गए हैं। अब उसके बाद जो है बस इसको आगे ट्रायल्स अगर सफल होंगे, जो पूरी संभावना है, तो इनको इंडक्ट कर लिया जाएगा। ये भारत का पहला जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, डिज़ाइन और बिल्ट दोनों हमारे यहाँ है, मतलब हमने इनको डिज़ाइन भी किया है इस एयरक्राफ्ट कैरियर को और इसको निर्माण भी यहीं पे किया है। और ये बहुत ही पोटेंट मरीन एसेट हो गया हमारे देश का, और नेवी की कैपेबिलिटी मतलब ये बढ़ जाएगी कि हम जो है आपका समुद्र में भी जो है गहरे, मतलब गहरे क्या मतलब ज़्यादा उसमें, जैसे भारतीय ये पेनिनसुलर है, ठीक, तो अरेबियन उसमें चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ पानी में, जिसको ब्लू वाटर बोलते हैं, एक इकोनॉमिकली एक्सक्लूसिव जोन के पार भी चले जाओ, जो कि किसी कंट्री के तट से जो है 200 नॉटिकल माइल के भी पार होता है, ज़्यादा आगे जाके वो भी होता है। तो वहाँ पे जाकर भी आप वहाँ से हवाई जहाज़ की उड़ान भर के, हेलीकॉप्टर की उड़ान भर के आपको जो है मदद मिल सकती है, ठीक। तो नेवी कैपेबिलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल आप कर सकते हो दूर तक, वहाँ पे वर्चस्व अपना जमा सकते हो हवा में भी, ठीक। एयर डोमिनेशन इसे बोलते हैं। IAC-1 जो है ये आपका किसने डिज़ाइन किया है, DND ने, डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, ये इंडियन नेवी का ही है, लेकिन इसको बनाया CSL ने है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, जो कि ये पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक जो है शिपयार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंतर्गत आता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आपका लीड एज द कैपिटल शिप। अब देखो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मूल्यवान जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, साथ ही साथ बहुत वल्नरेबल भी होता है, ठीक है। तो इसको बचाव भी करना होता है, तो इसके साथ में कई और भी जो है जहाज चलते हैं पानी के, जैसे कि डिस्ट्रॉयर, मिसाइल क्रूजर, फ्रीगेट, सबमरीन और सप्लाई शिप्स, ताकि इसका बचाव भी कर सकें। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पिक्चर के साथ देख लेते थे। हाइट देख रहे हो भैया 59 मीटर, लेंथ देखो 262 मीटर, 262 मीटर कितना बड़ा है, ठीक। और डेक जो है 14 बने हुए हैं, मतलब कि इसमें जो है MiG-29K जो है 14 एक साथ आ सकते हैं। लड़ाकू विमान है, बिल्कुल जो है निस्तनुभूत कर देंगे कोई बीच में आ जाए तो। 34 इसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं। कौन सा हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखो, कमोव 31, ठीक, कमोव 31, ठीक। और ये एयर अर्ली वार्निंग जो है हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा अमेरिकन के द्वारा बनाया हुआ, अमेरिकी के द्वारा MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। कमोव भी हेलीकॉप्टर है, MS-60R भी हेलीकॉप्टर है, और साथ ही साथ भारत में बने, हमारे यहाँ बने लाइट हेलीकॉप्टर भी हैं। इसका नाम INS विक्रांत रखा जाएगा। इसके अलावा हमने एक और 2013 में जो है एक एयरक्राफ्ट हमारे पास अभी जो है, उसका नाम है INS विक्रमादित्य, वो हमने रशिया से लिया है, रशिया वालों से रिकंडीशन एक तरीके से एयरक्राफ्ट है, लेकिन INS विक्रांत हमने खुद से बनाया हुआ है, ठीक। इसके पहले भी INS विक्रांत जो था, अभी तो ये वाला तो हमने खुद बनाया है, इससे पहले भी INS विक्रांत था और एक और था, भी नाम बताऊंगा उसका, वो दोनों हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिए थे,
ठीक, तो अभी ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने खुद ही डिज़ाइन भी किया है, खुद ही बनाया भी है, और ऐसा करने वाले पूरी दुनिया में सिर्फ 6 देश हैं मेरे भैया, सिर्फ 6 देश हैं जो खुद से एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। ये सब स्पीड यहाँ पर दे रखी है, ठीक। और क्या क्या क्यों मायने रखता है कि एक मेड इन इंडिया युद्धपोत है? व्हाई डज इट मैटर दैट दिस इज अ मेड इन इंडिया वॉरशिप? सिर्फ 6 देश हैं जिसमें से हम जो है अब आ गए हैं, जो कि खुद अपना डिज़ाइन और जो है एयरक्राफ्ट को बना लेते हैं। एक्सपर्ट ने बोला कि अब हमें आत्मनिर्भरता आ गई है, हम जो है इसको बनाएंगे भी, मोस्ट एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स बैटलशिप भी, और बेच भी सकते हैं आगे कोई चाहे तो, ठीक। और एनएस विक्रमादित्य हमारे पास अभी फिलहाल है ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको कि 2013 में हमने सोवियत रशियन जो एडमिरल गॉर्स्कोव जो थे उनसे मतलब वहीं रिकंडीशन करके हमने लिया है, हुआ उनसे। और इससे पहले आईएनएस विक्रांत ही था और आईएनएस विराट था, ठीक। इसको तो भैया हमने ब्रिटिश से लिया था जब इसका नाम था एचएमएस हरक्यूलिस और एचएमएस हरमीस, ठीक। और 1961 और 1987 में, ठीक। हरमीस कब आएगा? 1987 में। इसके बाद जो है इसमें अगर देखा जाए तो 76% तक जो है आईएनएस विक्रांत जो अभी बनाया है, 76% तक मटेरियल सब कुछ जो है हमारे यहाँ भारत का ही लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, बाकी पाइप, रेफ्रिजरेशन, सब कुछ। नेवी जो है ये बोल रहा है कि 50 से ज़्यादा इंडियन मैन्युफैक्चरर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे प्रत्यक्ष रूप से, और जो है प्रत्यक्ष रूप से ही 2000 इंडियन को इसमें एम्प्लॉयमेंट रोजगार भी मिला था, 40,000 और लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें रोजगार पाए थे। इस युद्धपोत का नाम आईएनएस विक्रांत क्यों रखा जा रहा है? देखिए, आईएनएस विक्रांत जो हमारा पहले वाला था, जबरदस्त चीज़ उसने करी थी। उसने क्या किया था कि भैया जब 1971 का वॉर था, ठीक, अभी तक ये पहले बता देता हूँ कि ये 1997 में डीकमीशन हो गया था आईएनएस विक्रांत। एक वो बाइक भी आती, कोई नाम बता पाएगा? ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि भैया आईएनएस विक्रांत को तोड़ के उसका लोहा इस बाइक में लगा है। मार्केटिंग की एक अलग बिल्कुल नई चीज़ें हैं। तो आईएनएस विक्रांत ने क्या किया था, जब 1971 का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान से हमारा वॉर था और फिर बांग्लादेश बना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो भारत का ये जैसे ये अरेबियन सी हो गया, ठीक, और ये बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे आपका जो आज का बांग्लादेश है, पहले का क्या था? ईस्ट पाकिस्तान था। यहाँ पे आपका तब ये वेस्ट पाकिस्तान होता था, ठीक, जो आज जो है सिंपल पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। अब ये भारत का जो प्रायद्वीप एरिया है, इंडियन पेनिनसुलर है, यहाँ पे ये पानी हो गया। तो भारत ने क्या किया कि यहाँ पे लगा दिया भैया एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अब इनको ना यहाँ से मदद मिल पाई, यहाँ से भेजना चाहते थे, और ना यहाँ से ये लोग को जब खदेड़ के मार रहे थे भारत वाले, तो ये यहाँ से भाग भी नहीं पाए। तो यहाँ पे हमने एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा लगा दिया था? आईएनएस विक्रांत लगा दिया था। और इससे हमें एक जो है बहुत सारी जो है सामरिक महत्व में से, रणनीतिक महत्व में से एक बहुत बड़ा महत्व हमें दिखता है इंडियन पेनिनसुलर का। वो ये है कि हम जो है किसी मतलब अपना ये बाहर निकला हुआ, इसकी वजह से अब देखो यहाँ पे भी हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी। यहाँ पे तो हमने सबमरीन लगा दी थी, गाजी, आप लोगों ने मूवी अगर देखी हो तो उसमें क्या हुआ, एक था पनडुब्बी थी, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे इसको वो कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। ये अफ्रीका हो गया, ठीक, ये इंडियन पेनिनसुला बाहर निकला हुआ, ये पानी पूरा हमने ब्लॉक कर दिया, इसको यहाँ से आने नहीं दिया, यहाँ से जो है इनको जाने नहीं दिया। तो कितना बढ़िया देखो हमने काम किया था उस समय। तो उस समय भी विक्रांत का काफ़ी बड़ा रोल था, और जो है इसमें 2 एयर स्क्वाड्रन आपका बे बंगाल में लगा दिए थे, सी हॉक फाइटर जेट लगा दिए थे, एलआई सर्विलांस था। पाकिस्तानी फोर्सेस जब वो वहाँ से भाग रही थी तो भाग नहीं पाए। और इसी पे आपको याद होगा 1971 में जो है पाकिस्तान ने 90,000 सैनिकों के साथ में भारतीयों के सामने नाक रगड़ के जो है समर्पण किया था, ठीक है ना। 90,000 सैनिक यार, मतलब हमारे भारत के अगर 9 सैनिक भी होते तब भी समर्पण ना करते, सरेंडर ना करते। लेकिन वही है ना कि ये लोग तो वैसे ही बुजदिल हैं, और जो है इनके मतलब मालूम था इनको गलत किया गया, तो इन्होंने 90,000 लोगों ने एक साथ जो है भारतीयों के सामने समर्पण किया था, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नेट जीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त क्यों नहीं हो सकता। देखिए, ऑक्सफैम इंटरनेशनल आपको पता होगा, ठीक, ऑक्सफैम जो है ये और भी जो है रिपोर्ट निकालती रहती है पॉवर्टी पे, ठीक है। अभी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, इंडिपेंडेंट चैरिटेबल जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है, इसने कहा है कि भैया कई सारी कंट्रियां जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गए, यूरोप हो गए, ये क्या कह रहे हैं कि नेट जीरो कार्बन टारगेट रख रहे हैं। नेट जीरो कार्बन टारगेट का मतलब ये है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं हम, ठीक, उतना ही कार्बन को जो है हम वो भी कर रहे हैं, कैद भी कर रहे हैं, सिंक भी कर रहे हैं, उतना ही कार्बन का उत्सर्जन भी कम कर रहे हैं।
तो मतलब ये दोनों अगर मान लीजिए 100 इन्होंने हवा में निकाला तो 100 इन्होंने जो है रोक भी लिया हवा में वायुमंडल में जाने से, तो ये कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट जीरो बोला कहलाता है, या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी भी यानी कि कार्बन तटस्थता भी कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ है। अब इन्होंने ये कहा है कि नेट जीरो वाली जो बातें जो लोग कर रहे हैं कंट्री वाले, ये एक तरीके से ध्यान भटका रहे हैं, ऐसा इस ऑक्सफैम ने बोला है। ऑक्सफैम ने बोला कि ये ध्यान भटका रहे हैं कि भैया कार्बन एमिशन को कट करना ज़्यादा जरूरी है, बल्कि निगेटिव कार्बन जब जाओगे तब जो है कार्बन नेट जीरो नहीं निगेटिव में जाओ, तब जाके जो वो हमारे लक्ष्य है ना पेरिस वाले, पेरिस कन्वेंशन के कि भैया हमें 1.5 डिग्री जो है कम करना है 2100 तक जाने वाला, तो कह रहा है कि वो तब हो पाएगा। अभी नेट जीरो भी कर लिया ना तुमने, तब भी जो है हम हमारा जो जलवायु परिवर्तन वाली जो चीज़ें हो रही वो बहुत ही धड़ल्ले से चल रही हैं। तो यहाँ पे आप ये नेट जीरो बोल के लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक, हानिकारक विकर्षण कर रहे हो, ये मत करो। ये चीज़ यहाँ पे ऑक्सफैम ने बोली है, यही चीज़ बताई है कि क्लाइमेट चेंज के अगर आपको लड़ना है, भिड़ना है, उससे निपटना है, अच्छे से काम करना है, तो आपको जो है मतलब आप ये नेट जीरो की जगह निगेटिव पे आओ, ठीक। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि सिर्फ आप पेड़ लगाने की ही अगर बात कर लो कि उससे जो है कार्बन जो है उत्सर्जन सब कम हो जाएगा, साथ ही साथ कार्बन को जो है हम सिंक भी बना देंगे। पेड़ों में होता क्या है, कार्बन तो उसमें भी बनता है ना, कार्बन वो खींचता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो अगर पेड़ भी लगाने की बात अगर कर लो तो 1.6 बिलियन हेक्टेयर, इतना ज़्यादा आपको जंगल लगाना पड़ेगा, और उसके बाद भी जो है आपको 2050 तक आप जो है इसको कार्बन एमिशन को रिमूव कर पाओगे, तो काफ़ी टाइम लगेगा, ये कहने की बात है, और कितना ज़्यादा काम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पे जो हमें जो गर्मी हो रही है उसको रोकने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए जो है हमें ये जो इरिवर्सिबल जो डैमेज क्लाइमेट चेंज ने किया है इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एमिशन को कट करना होगा 45% तक 2030 तक। किसके लेवल पे? 2010 के लेवल पे। 2010 के लेवल पे समझ रहे हो, मतलब मान लीजिए 2010 के लेवल पे अगर 100 जो है कार्बन का उत्सर्जन होता था, तो हमें 2030 तक जो है 45% मैंने कि यानी कि खाली कितना बचे, 55% ही खाली उत्सर्जन हो रहा हो, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहता है, ठीक। कंट्रीज़ जो है ये प्लान करें भैया कि कार्बन एमिशन ना हो पाए, और यही एक तरीका है कि आपको कार्बन का एमिशन को सिंक, मतलब उसको जो है जो हवा में है उसको रोकने की जगह, जो उसको जो है पेड़ों में और इन सब में सिंक करने की जगह उसको हम एमिशन उत्सर्जन होने ही ना दें, ठीक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखिए ऑक्सफैम ये बोल रही है कि जो भी कंट्री अभी नेट जीरो की बातें कर रही है वो सब 1% तक ही रोक पाएंगे, 1% रिडक्शन हो पाएगा 2003 तक, ठीक। तो उत्सर्जन काफ़ी कम हो, मतलब रोक पा रहे हैं हम। और क्लाइमेट चेंज और जो ये फूड वूड है ये सारा पाने में हमें काफ़ी दिक्कत होने लगेगी। 80% तक तो भैया फूड वूड भी हमें हो सकता है दिक्कत हो जाए, फूड सुरक्षा को भी, खाद्य सुरक्षा को भी। और रिपोर्ट ये कहती है कि हमें सब्स्टिट्यूट एक डालना चाहिए कि हम उत्सर्जन को कम करें और इसको अलग से जोड़ना चाहिए, ठीक। कई सारी कंट्रियों जिन्होंने नेट जीरो के टारगेट दिए, जैसे कि न्यूजीलैंड जीरो कार्बन एक्ट लेके आए हैं, इन्होंने कहा जीरो कार्बन कर लेंगे 2050 तक। पेरिस क्लाइमेट जो अकॉर्ड कमिटमेंट है उसको पूरा कर लेंगे। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की भी पार्लियामेंट ने ये कहा है कि हम 100% तक जो है 1990 के लेवल तक जो है 2050 तक 1990 के लेवल को 100% तक हम कम कर देंगे 2050 तक। तो नेट जीरो की बात ये भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यूएस के जो बिडेन जो नए आए हैं उन्होंने भी कहा है कि हम 50% तक जो है 2005 का जो लेवल है 2030 तक जो है कम करने में जो है कामयाब हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने ही बोला है, फिट फॉर 55 जो भी 27 मेंबर हैं यूरोपियन कमीशन यूनियन के, उनको कहा है कि भैया 55% तक 1990 लेवल के जो है 2030 तक 55% तक एमिशन कम कर दो, ठीक। ये चीज़ है। नेट जीरो नेट शून्य का क्या मतलब है भैया? कार्बन न्यूट्रलिटी होती है, जितना उत्सर्जन कर रहे हो उतना जो उत्सर्जन जो है कार्बन को रोक भी रहे हो उतना जो है ख़त्म कर रहे हो, तो वो नेट जीरो हो गया, मतलब कोई उत्सर्जन हो नहीं रहा है, ठीक, इफेक्टिवली। तो ये चीज़ को ग्रॉस जीरो का मतलब ये होता है कि एक स्टेट ऐसी आ जाए कि भैया ना एमिशन हो रहा है, ना जो है एमिशन जो है आपका रुक रहा है कार्बन का, ठीक। कार्बन मतलब वायुमंडल में रह नहीं रही है, तो इस तरीके से कंट्री का एमिशन जो है कंपनसेट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन रिमूव कर देते हैं ग्रीन हाउस गैसें हम लोग वायुमंडल से। और एक तरीका ये भी है कि हम कार्बन को एब्जॉर्ब कर लें, कार्बन सिंक बना दें। अमेज़ॉन फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा ये एक वो होता था जो कि साउथ अमेरिका में है, और वो ये कहा जाता था भैया कि दुनिया का फेफड़ा है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था,
लेकिन अभी देखा गया है कि भैया जो ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था दुनिया का, अब इसमें जो इसका जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ से तो ये CO2 ज़्यादा फेंकना चालू कर दिया, उत्सर्जन ज़्यादा चालू कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो गया है। ठीक, जो वन है, मतलब जो आपके जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल ज़्यादा जो है काटे जा रहे हैं। और साथ ही साथ इवन पॉसिबल फॉर ए कंट्री निगेटिव एमिशन हो पाएगा, जैसे कि भूटान ने करके दिखाया निगेटिव एमिशन, तो वो एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, रिमूव ज़्यादा करते हैं, उत्सर्जन कम होने देते हैं जितना उत्सर्जन करते हैं उससे, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव एमिशन हो रखा है। भूटान इज एन एग्जाम्पल। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डीप ओशन मिशन संबंधित GS पेपर 3 का ही जो है आपके साइंस से आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप लोग को पता है कि ये अगर समुद्र का तल है तो समुद्र पानी ये सरफेस एरिया वाला हो गया, और ये डीप ओशियन, समुद्र के डीप ओशियन मतलब ये जो ज़मीन है इसकी जो इसका फ्लोर है, ठीक, तो वो उसको आपका मतलब समझ लो कि 6000 मीटर तक शायद होगा, इसमें 6000 मीटर तक जो है आपका नीचे हम एक ऐसा मिशन बनाना चाहते हैं कि वहाँ पे कई सारे पॉलीमेटलिक नोड्यूल होते हैं, मतलब कई सारे मेटलिक बहु जो है धातु वाला जो है कुछ नोड्यूल होते हैं, आलू के शेप का होता है, उसमें आपको निकल भी मिल जाएगा, कोबाल्ट भी मिल जाएगा, मैग्नीज भी मिल जाएगा, तो उनको ढूंढना है। ठीक, तो वो मिनरल्स को ढूंढना है, उनको जो है एक्सट्रैक्ट करना है, साथ ही साथ इतने नीचे जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको जो है प्रिजर्व करना है, और कई सारे और इसमें मानव को भी लेके जाना। 6000 मीटर नीचे ले आना, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा मेरे भाई, फट भी सकता है। ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी हैवी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए कि हम उसको लेके जाएं। इसी से संबंधित आपका ये जो है मिशन है। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे जो इंडियन ओशियन है तो उसका मिड ओशियानिक इंडियन ओशियानिक रिज है, चगोज रिज बोलते हैं इसको, तो वहाँ पे जो है हमें भारत को इंडियन सी बेड अथॉरिटी जो है उसने, जो कि जिसका कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, किंगस्टन जमाइका में है, उसने अनुमति दे दी है कि जो ये आपका मिड इंडियन ओशियनिक रिज है, जो चगोज रिज से बोला था, उस पर जाके आप जो है सेंट्रल इंडियन ओशियनिक उसमें जाके आप ये ढूंढ सकते हो। पॉलीनॉट ये इसी रिज पे पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें अभी इसके बारे में किसने जानकारी दी है, हमारे जो जितेंद्र सिंह जी जो हैं राज्यसभा में, उन्होंने बताया डीप ओशन मिशन को हमने मंजूरी दे दी है, इसके लिए इतना सारा पैसा 5 साल के लिए दे दिया गया है। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक, डीप मिशन जो है इसमें भारत का इनिशिएटिव है, इसमें हम इंडिया की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इस पे जो है एक्सप्लोरेशन करेंगे। ठीक, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि 12 मीटर तक तो टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके बाद जो है 12 जो है नॉटिकल माइल्स जो होगा, नॉटिकल माइल्स तो वो तो कॉन्टिग्यूअस जोन कहलाएगा, पूरा 24 हो गया। लेकिन यहाँ से लेके 200 तक जो होता है आपका नॉटिकल माइल, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, तो इसमें अगर कहीं पे भी इस तरीके के नोड्यूल्स हैं तो उनको देख सकते हो, या फिर जैसे आप अगर ध्यान से ऐसे देखो तो पानी ये सब चलता है। ठीक, फिर जैसे ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको बोलते हैं, ठीक है ना, आपका जो महाद्वीपीय शेल्फ है, इस पे भी मान लीजिए इस तरीके के कोई नोड्यूल्स हैं तो उनको भी सब कुछ ढूंढना उड़ना है और एक्सप्लोर करना है। इसके लिए ही मिशन का क्या नाम रखा गया है, डीप ओशियन मिशन। मेरे ख्याल से आप सब कुछ इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें समर्सिबल हमें लेके जाने हैं पानी के अंदर, अनमैंड भी और मैंड भी, मतलब मानव भी जाए दोनों में, और वही है एक्सट्रैक्ट करके लाना है, एक्सप्लोर करना है। पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स में मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन हाइड्रोक्साइड होता है, ये ध्यान रखना, इनमें से पूछ सकता है आपसे। और ये कई सारी मिनिस्ट्री और ने मिलके इसमें काम कर रहे हैं इस मिशन के लिए। 6000 मीटर वाटर की डेप्थ में जाके टेक्नोलॉजी और डीप सी माइनिंग करना है, धातु को निकालो, माइन करो, एक्सप्लोर करो, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे कैसी है रिसर्च करो, रिसर्च वेसल लेके जाओ, एक्सप्लोर करो, डीप ओशन ऑब्जर्वेशन करो, मरीन बायोलॉजी को भी समझो कि भैया इतने नीचे जो है कोई जीव जंतु रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं यार। ठीक है, और मतलब काफ़ी ये मदद कर सकती है स्पेस एक्सप्लोरेशन पे भी। और ये मैंड सबमर्सिबल है, इसमें 3 लोग जा सके 6000 मीटर नीचे तक, और इसमें सेंसर वेंसर लगाए जाएंगे 2021 तक जो है इसमें, इसके जो मिशन के अंतर्गत 2021 तक हमें कमेंस करना है इसको। ये वाला जो मिशन है इसमें 6 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला तो भैया वही है कि सी माइनिंग करना है, मैंड सबमर्सिबल लेके जाना है, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, ओशियन पे क्या क्लाइमेट चेंज का, ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि एसिडिक हो जाएगा वाटर, तो उसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका, ठीक है, तो CaCO3, तो इसके जो है पिघलने के ज़्यादा चांसेस हैं, एसिडिक अगर वाटर हो जाएगा तो। ये क्लाइमेट चेंज का एक जो है वो लिख सकते हो।
साथ ही साथ इसमें टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, एक्सप्लोरेशन, डीप सी बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है उसको समझना है, जानकारी देना, इसका सर्वे करना है, एक्सप्लोरेशन करना है डीप ओशन का, एनर्जी, ऊर्जा और फ्रेश वाटर जो ओशन में हो सकती है वो कैसे निकाल सकते हैं हम। साथ ही साथ जो मरीन जो है बायोलॉजी, समुद्र की जो बायोलॉजी है, जैव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इसको भी ध्यान देंगे। सिग्निफिकेंस देखिए यहाँ पे यही है कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मिनरल्स हैं, तो उनको जो है बूस्ट मिलेगा, हम वहाँ से एक्सप्लोर करें। मिनरल चाहिए, धातु चाहिए भाई, देश इतना बड़ा है, इतनी सारी चीज़ें उससे बनती हैं। साथ ही साथ इंडिया जो है डेवलप करेगा इतनी मतलब ऐसी क्षमताएं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि कहाँ पे मिल सकते हैं, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में मिल सकते हैं। ठीक, 6 अगस्त को देखिए हमारा जो क्वेश्चन है डेली यूपीएससी जीएस मेंस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस का, वो बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि आपको एनालाइज करना है कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ इंडियन पेनिनसुला इन इंडियन ओशियन। मैंने भी जो वाला था एयरक्राफ्ट कैरियर वाला, उसमें थोड़ा सा इसमें आप लोगों को बताया भी था, आप लोग को और इसमें समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप के सामरिक लाभ का विश्लेषण करें। तो इसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं। ठीक, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, सोशली पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, इस तरीके से बताना है। काफ़ी इसमें डायमेंशन हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सेक्शन है उसको बोलते हैं कॉमन एक आईएसपी से। इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं, ट्रिक्स को देखते हैं। ठीक, देखिए टेलिस्मैन साबरे नाम से कुछ एक्सरसाइज है, वो उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, कौन सा सही आपको बताना। देखिए ये लार्जेस्ट जो है बायलैटरल कंबाइंड ट्रेनिंग एक्टिविटी है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस सिस्टम और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स और चाइना के बीच में। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ में चाइना है, तो इधर भैया थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है माहौल। तो ये यूएसए एक्चुअली करते हैं। क्या नाम है? टेलिस्मैन साबरे। अगला जो पहला गलत हो गया तो ट्रू पूछा गया था, तो आंसर तो बी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ये 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है और इसमें आपका थल, जल, बल, ये जो है वायु, तीनों का इसमें भाग होता है, लैंड, एयर और सी का। इसमें भारत को भी इन्विटेशन दिया गया था। भारत को ऑस्ट्रेलिया ने, जब से मालाबार एक्सरसाइज के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुलाया, तब से ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है कि भारत भी टेलिस्मैन साबरे को ज्वाइन कर ले। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में यूएस मिलिट्री की बात हुई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका कि एनिमल बर्थ कंट्रोल। ठीक, कुत्तों को आपने देखा होगा आजकल जो है पकड़ के डॉग वाली वो आती है, वैन आती है, और ले आके फिर उनको स्टेरलाइज कर देते हैं। ठीक, ताकि वो, और मतलब जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो सड़क के जो डॉग्स हैं, उनकी जनसंख्या ना बढ़े। इसी तरीके से और भी एनिमल्स के लिए बर्थ कंट्रोल किया जाता है। तो ये यूनिट 2018 में बढ़ी थी। अभी ये इसलिए न्यूज़ में कि केरला के हाई कोर्ट ने एक दिया है, इस एक मतलब जजमेंट दिया, उसमें ये बोला कि जो सड़क के कुत्ते होते हैं उनको हालात जो है फिरोशियस बना देते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब इतने खूंखार बना देते हैं हालात उनके, अदरवाइज दे आर वेरी फ्रेंडली। तो मेरे ख्याल से अभी तक किसी जज को चबाया नहीं है किसी सड़क के कुत्ते ने, इसलिए शायद ऐसा कुछ बोल रहे हैं। जिस दिन चबा खाएगा बहुत जोर, तो उस दिन जो है दिमाग उनको समझ में आ जाएगा कि हालात कुछ भी किसी के भी हो सकते हैं। हो सकता है जज उनके ऊपर जो है वैसे ही व्यवहार करें। खैर जो भी है, मैंने कई सारे ऐसे देखे हैं कि जो सड़क के डॉग हैं वो थोड़े खूंखार हो जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को तो जो बचा कर रखना चाहिए। ठीक, तो एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। ये यूनिट 2018 में खोला गया था। ट्रू पूछा गया है। रिमेंड आइडल, ये कई महीनों तक आइडल रहा, मतलब कि निष्क्रिय रहा था, आपको पता ही है अभी क्यों। ठीक, अभी इसको फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया, कोविड की वजह से जो है इनएक्टिव था। एबीसी सेंटर जो है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर जो है, 5 प्री ऑपरेटिव और 5 पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड इसके बनाए गए हैं। ठीक, और इसमें जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है, इसका सेंटर आपका कोन्नाकराई तमिलनाडु में जो है ऑपरेशनल है। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले आपको बताया कि केरला में जो है ऐसा एक जजमेंट आया है, केरला या फिर तमिलनाडु में आया है, तो वहाँ से आया है। देखिए यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं। और ये वाली जो यूनिट है एबीसी, इसमें 30 कुत्तों को एक दिन में स्टेरलाइज किया जा सकता है। और अभी मैन पावर ना होने की वजह से, वेटरन ना होने की वजह से जो है आइडल पड़ा हुआ था, अब इसको फिर से जो है लाया जा रहा है। इसमें देखिए इसका क्रिटिसिज्म यही हुआ है कि जो रेसिडेंट हैं, पर्टिकुलरली दोज हु वर अफेक्टेड बाय स्ट्रे डॉग मैनेस, ठीक है ना, तो आवारा कुत्तों के खतरे, वाह, तो उससे प्रभावित लोगों द्वारा आलोचना का सामना किया है। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें। तो इसी प्रकार से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़िए, ताकि जो हमारे मिशन है ये कंप्लीट हो सके। ठीक, आप लोगों को फिर से बता दूं कि यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है।
ज़्यादा जानकारी के लिए 856400530969602608 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, खूब सुरक्षित रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।